नेशन फर्स्ट और मैं हूं आपके साथ सत्यम कौर। आज बात करेंगे अनलॉक को लेकर। आपको बता दें अनलॉक होती दिल्ली के दूसरे हफ्ते यानी कि सोमवार यानी कि आज के दिन की बात करें, जहां पर शहर में ऑड इवन के आधार पर बाजार और मॉल्स खुल सकेंगे और इसके साथ ही मेट्रो भी 50% क्षमता के साथ शुरू कर दी गई है। और सीएम अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में कोरोना के मामलों में कमी को देखते हुए कुछ और गतिविधियों को शुरू करने की घोषणा शनिवार को की थी। वहीं आपको बता दें कि दिल्ली आपदा प्रबंध अथॉरिटी ने भी इसको लेकर आदेश जारी कर दिया गया है। सीएम केजरीवाल ने कहा है कि अब बाजार और मॉल्स ऑड इवन आधार पर खुल सकेंगे और मेट्रो भी 50% क्षमता के साथ चलाई जा रही है। वहीं आपको बता दें कि इन सभी चीजों को खोल दिया गया है। वहीं अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में भी आपको बताते चले 71 जिलों में अब लॉकडाउन हटा दिया गया है। वहीं 4 जिले अभी बाकी हैं जहां पर लॉकडाउन अभी भी लगा हुआ है। वहीं उत्तर प्रदेश में कोरोना का ताजा आंकड़ा भी बताते चले आपको। 24 घंटे में 1165 मामले सामने निकल कर आए हैं। अच्छी बात यह है कि 24 घंटे में 2445 लोग ठीक भी हुए हैं। वहीं अगर एक्टिव केसों की बात की जाए तो 17,928 केस हैं। इसमें से 10,141 होम आइसोलेशन में हैं। वहीं आपको बता दें कि सरकार ने साफ कहा है कि 50% लोगों के साथ कार्यालयों में काम होगा और जो 4 जिले अनलॉक हैं उस पर अगली बैठक में फैसला लिया जाएगा। अब आपको यह भी बताते चले कि 4 जिले अनलॉक क्यों हैं, क्योंकि यहां पर कोरोना के जो मामले आ रहे हैं वो 600 से अधिक आ रहे हैं। इस वजह से इन 4 जिलों को अनलॉक किया गया है। उसमें गोरखपुर है और मेरठ है, साथ ही और 2 जिले इसमें शामिल हैं। इन जिलों को अनलॉक कर रखा गया है। साथ ही आपको बताते चले कि दिल्ली जो है, दिल्ली को यहां पर अनलॉक किया गया है। यहां पर कुछ चीज़ों में मतलब यहां पर ढील दी गई है। मेट्रो सेवा शुरुआत यहां पर शुरू कर दी गई है। 50% क्षमता के साथ शुरू कर दिया गया है। साथ ही आपको बता दें जिम और स्पा और जो स्विमिंग पूल है, इन चीज़ों को अभी बंद रखा जाएगा। तो अनलॉक का सिस्टम शुरू हो गया है और आज शाम 5 बजे यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी पर हो सकता है चर्चा भी करें, क्योंकि कोरोना के केसेस कम होते जा रहे हैं। पिछले दिनों कोरोना की अगर बात करें तो देश में 4 लाख से अधिक मामले सामने निकल कर आ रहे थे। वहीं पर 4,000 से अधिक लोगों की प्रतिदिन मौत भी हो रही थी। तो कहीं ना कहीं लॉकडाउन से राहत मिली है और जो रेट था, जो संक्रमण का रेट था वो कम हुआ है। मृत्यु दर भी कम होती नजर आ रही है। और उत्तर प्रदेश की बात करें तो पिछले दिनों खुद सूबे के मुखिया सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार कई यहां पर शहरों में, जिलों में गए और निरीक्षण किया, साथ ही अस्पतालों का निरीक्षण किया और कई बड़े अधिकारियों से उन्होंने बातचीत की, चर्चा की, जिसके बाद परिणाम आज ये हुआ कि उत्तर प्रदेश में लगातार मामले कम होते हुए नजर आ रहे हैं। तो वहीं आपको बताते चले कि लगातार मामले कम होते हुए नजर आ रहे हैं। दूसरी बात आपको ये भी बताते चले कि वैक्सीनेशन भी बड़ी तेजी से किया जा रहा है, लेकिन कई राज्यों से ऐसी भी खबर आ रही जहां पर वैक्सीन की किल्लत अभी भी बरकरार है। लेकिन ऐसा भी माना जा रहा है कि कई पार्टियां यहां पर राजनीति करने पर तुली हुई हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर मामले कम होते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन विपक्ष की तरफ से यह भी आरोप लगाए जा रहे हैं कि गलत आंकड़े दिखाए जाते हैं। इससे पहले अगर हम बात करें तो कई तस्वीरें सामने निकल कर आई थी जिसमें गंगा नदी में कई यहां पर शव बहते हुए नजर आए, उस पर भी सवाल खड़े किए गए। और साथ ही ऑक्सीजन की किल्लत थी, उस पर भी सवाल खड़े किए गए। बीजेपी को घेरा गया, यहां पर कई पार्टियों ने यहां पर बीजेपी को घेरा। और इसके साथ ही अस्पतालों में, जहां पर आपको बता दें कि स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर सरकार को घेरा गया। लेकिन आज आंकड़े लगातार कम होते हुए नजर आ रहे हैं। प्रतिदिन आंकड़ों में यहां पर गिरावट होती हुई नजर आ रही। आज की अगर बात करें तो देश में 1 लाख से अधिक मामले सामने निकल कर आए हैं। लगातार मामले कम होते जा रहे हैं कोरोना के। और साथ ही इसके बाद आपको यह भी बताते चले कि जो मौतों का आंकड़ा है वो भी धीरे धीरे घटता जा रहा है। इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ कई मेहमान कुछ ही देर में जुड़ेंगे, उनसे हम इसी मुद्दे को लेकर चर्चा करेंगे कि अनलॉक किया जा रहा है कितना सही है, कितना सही नहीं है। और वैज्ञानिकों की तरफ से यह भी कहा जा रहा था कि तीसरी लहर आने वाली है, उसको लेकर क्या कुछ तैयारियां की गई हैं। इन सभी मुद्दों पर बातचीत करेंगे आज।
फोन मेरा फोन। इन्हीं सभी मुद्दों पर चर्चा करेंगे और आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में जो बाजार बंद थे वो भी अब प्रारंभ कर दिए गए हैं। कई जिलों में जो दुकानें बंद थी उनका समय सीमा भी निर्धारित कर दिया गया है। दिल्ली में 10 बजे से रात 8 बजे तक यहाँ पर मार्केट खुल सकेंगी। साथ ही आपको बता दें कि इस दौरान धार्मिक जो स्थल हैं वो भी शुरू कर दिए गए हैं। मार्केट, जिम, स्पा, सलून, इन सभी चीज़ों पर अभी रोक है। ये सभी चीज़ें अभी नहीं खुली हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश में 71 जिले अनलॉक कर दिए गए हैं और जिसमें आपको बता दें कि अभी 4 जिलों में लॉकडाउन है, क्योंकि यहाँ पर जो मामले हैं, संक्रमण की जो संख्या है संक्रमितों की, ये यहाँ पर 600 से अधिक बनी हुई है। वहीं पिछले 24 घंटे की अगर बात करें उत्तर प्रदेश में तो 1165 मामले सामने आए हैं। वहीं अच्छी बात यह है कि 24 घंटे में 2445 लोग ठीक हुए हैं और अगर एक्टिव केसों की बात करें तो 17,928 केस सामने निकल कर आए हैं। यानी कि जो एक्टिव केस हैं अभी वो 17,928 हैं और इसमें से 10,141 जो संक्रमित हैं वो होम आइसोलेशन में हैं। वहीं सरकार ने साफ कहा है कि 50% लोगों के साथ कार्यालयों में काम होगा। यानी कि जो कार्यालय खुलेंगे, सरकारी हो या प्राइवेट हो, उसमें 50% क्षमता के साथ लोग काम करेंगे और जो 4 जिले लॉक हैं उस पर अगली बैठक में फैसला लिया जाएगा। यानी कि जो 4 जिले उत्तर प्रदेश के अभी लॉक हैं, लॉकडाउन है, उस पर अभी आगे चर्चा की जाएगी। चलिए, इसी मुद्दे पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए अजय सैनी बीजेपी प्रवक्ता हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है नेशन फर्स्ट पर। और डॉक्टर धनुष कुमार वरिष्ठ पत्रकार हैं जो वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। साथ ही कुमार श्रीकांत वरिष्ठ पत्रकार जुड़ गए हैं। जैनेन्द्र प्रताप सिंह सुभाषपा से हैं प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़ गए हैं। आपका भी सर बहुत बहुत स्वागत है। और साथ ही साजन सिंह बीएसपी नेता हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है नेशन फर्स्ट पर। सर, सबसे पहला सवाल ये कि अनलॉक कर दिया गया है, धनोज जी सबसे पहले आपके पास आएंगे। अनलॉक कर दिया गया है यूपी को, कितना ये कारगर साबित होगा आगे? सत्यम दुखद घटना है ये, और दुख के साथ ही मैं एक शेर से शुरू करूंगा, 2 लाइन से। जो चमकता था सितारों की तरह आज जुगनू के लिए मोहताज है। जो चमकता था सितारों की तरह आज जुगनू के लिए मोहताज है। तरफ रही है जनती सारी, तरफ रही है जनता सारी, तरफ रही है जनता सारी, नेता को कहां एहसास है। आज जनता जो है पहले से तरफ रही थी, ये जब से, क्योंकि कोरोना जो है कोई नया फैक्टर थोड़े है। कोरोना कब से आया होगा? कोरोना तो अपना सालगिरह भी मना लिया है, और कोरोना का तो जन्मदिन बन चुका है यहाँ पर। लेकिन नेता जो है, नेता क्यों इतना लापरवाही? देखिए, आबादी के हिसाब से अगर आप सोचेंगे, जैसे मान लीजिए लोग जैसे जैसे जांच करवाने जाते हैं तो उनका 800 रुपया जांच का लगता है। एक मार्तवान लोगों को है 800 रुपया जांच। सरकार को यह चीज भी ध्यान देना चाहिए, जैसे जैसे जांच होता है वैसे वैसे पता चलता है सत्य कि कोरोना कितना है हमारे देश में। अभी दुर्भाग्य की बात यह है कि सरकार लचर है, कोई भी सरकार, मैं केंद्र सरकार, राज्य सरकार, दोनों सरकार की बात कर रहा हूँ। बीजेपी के नेता का जो भी अभी दलील हो, लेकिन मैं पहले ही बता देता, उनके दलील सारे खोखले होंगे, उनके दलील में वो दम नहीं होगा। आज कोई नेता दम लगा के जनता को नहीं कह सकता, स्वयं प्रधानमंत्री भी इस बात को नहीं कह सकता कि इतने लोग मर गए, क्योंकि ये चीज सबको पता, सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, मैं खुद घूम घूम कर देख रहा हूँ और पता कर रहा हूँ। देखिए, कुछ जगह गलत बातें हो रही है, कुछ जगह सही बातें हो रही है, क्योंकि ये मीडिया जगत है। मीडिया में तो देखिए जो विरोधी है, विरोधी तो लंबा चौड़ा आपको भेजेगा ही। लेकिन मैं एक पत्रकार हूँ और मेरी पत्रकारिता अलग बात के लिए जानी जाती है। मैं आपको यह कह दूं कि आज जो जनता के नजर से आप देखेंगे तो कोई भी जनता सुखी संपन्न नहीं है इस कोरोना, क्योंकि भयभीत है और उनकी जितनी भी जो है कारोबार वो ठप है। चाहे कोई प्रोफेसर हो, अध्यापक हो, बिजनेसमैन हो, चाहे मान लीजिए रेल पटरी पर काम करने वाले लोग हो, मजदूर लोग हो। और एक बात से मैं बहुत ही ऐतराज जताता हूं
हमारे देश के गरीब मजदूर लोगों को प्रवासी कहना और उनको कह करके भगा दिया। कोई भी सरकारें कह रही है कि मैं फ्री अनाज दे रहा हूं, उनको खाने पीने के लिए व्यवस्था कर रहा हूं। अरे एक बात बताइए, जब सबको व्यवस्था हो जाएगा तो वो क्यों हटेगा, क्यों भागेगा? जैसे मैं एक उदाहरण देता जेल का, जेल में तमाम कैदी को आपने सुना होगा, लॉकडाउन में एक भी कैदी भागा हो? एक भी कैदी जेल छोड़कर भाग गया हो इस बात के लिए कि लॉकडाउन है? लेकिन हमारे गरीब मजदूर एक जगह से दूसरे जगह अपने घरों को भाग गए। क्यों भाग गए? क्योंकि उनको सरकार पर भरोसा नहीं था, ना केंद्र सरकार पर, ना राज्य सरकार पर। और आपका जो सवाल है अभी, ये लॉकडाउन को जो जिस तरह से अनलॉक किया गया है, आप देखिए दिल्ली के एक विडंबना बता रहा हूं कि आप छत की ढलाई कर सकते हैं लेकिन आपको मटेरियल नहीं मिलेगा। अरे भाई, छत की ढलाई किस चीज से करेंगे जब कंक्रीट का दुकान नहीं खुलेगा, रॉड की दुकान नहीं खुलेगा, सीमेंट की दुकान नहीं खुलेगा, या मुझे मान लीजिए सीमेंट मिलेगा नहीं, कंक्रीट मिलेगा ही नहीं, तो मैं छत की ढलाई कहां से करूंगा? जो फैक्ट्री चलेगा, फैक्ट्री को कच्चा माल नहीं मिलेगा तो फैक्ट्री चलेगा कहां से? और मजदूर नहीं मिलेगा तो चलेगा कहां से? तो इन लोगों ने, दिल्ली सरकार ने तो मजदूर को तो भगा दिया। एक भी मजदूर आज दिल्ली में नहीं है। तो भाई आप किस बात की झूठी ये जो अनलॉक कर रहे हो, ये चीज खुलेगा ऑड इवन में खुलेगा? अरे भैया, आप इस ऑड इवन से निकलो बाहर, पहले आप जनता को तो फेस करो, दिल्ली के जनता को फेस करो। केजरीवाल साहब, आप जब दिल्ली के जनता को फेस करोगे, आपके मुंह में कालिक नहीं लगेगा, आपको बहुत कुछ लगेगा। क्योंकि आप जो ड्रामा थप्पड़ मारने का, कालिक का, ये सब जो करते हो, ये सब आपको उससे कहीं आगे बढ़कर आपके साथ कुछ आपका स्वागत होगा। क्योंकि आज दिल्ली की 2-3 करोड़ जनता त्रस्त है और इसलिए उम्मीद नहीं कर रहा है कि आप देखिए बड़ी बड़ी दाढ़ी बढ़ गई, प्रधानमंत्री से बड़े बड़े दाढ़ी। हमारे अड़ोसी पड़ोसी को मैं देख रहा हूँ, दिल्ली वाले को देख रहा हूँ कि भाई उनकी दाढ़ी, क्योंकि जो खुद से दाढ़ी नहीं बनाते वो इंतजार कर रहा, लेकिन प्रधानमंत्री से भी लंबी दाढ़ी हो चुकी जनता की। तो इन सब चीजों से परे हटकर जो चीज करना चाहिए सरकार को, सत्यम आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ, सरकार वो चीज नहीं कर रहे हैं। लोगों को, सिविलियन, जो अच्छे लोग सिविलियन है, उनके कमेटी बनाकर उनसे बात करनी चाहिए। क्योंकि केजरीवाल कहते थे हर बात में पूछ के करता हूँ। मैं पूछना चाहता आपके चैनल के माध्यम से, केजरीवाल साहब कहाँ है आप? कौन से दिल में छुपे पड़े हुए हैं? आपको जनता दिल्ली की ढूंढ रही है। कितने लोगों से पूछकर आप काम कर रहे हो? कितने लोगों से पूछकर आपने लॉकडाउन खोले हो? तो ये सब चीजें समझदारी की बात है। सबको पता है कि हमारे जो भी सरकार है, केंद्र सरकार, राज्य सरकार है, वो बिल्कुल नंगी है। ठीक है सर, हम उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं। सबसे पहले बात अब साजन जी के पास पहुंचते हैं, बीएसपी नेता है। सर, बहुत इंतजार था आपको कि लॉकडाउन खुले और जो कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं उस पर भी आपने कई सवाल उठाए थे, आपकी पार्टी ने, आपने भी उठाए थे। लेकिन अब मामले भी कम हो गए हैं और लॉकडाउन भी खुल गया है। जैसे पहले सब कुछ चल रहा था, धीरे धीरे वो उत्तर प्रदेश में शुरू हो रहा है और 71 जिले अनलॉक कर दिए गए हैं। क्या कहेंगे? सत्यम जी, कोरोना के मामले में सरकार की अगर हम विश्वसनीयता को आंकड़ों के हिसाब से देखें तो मुझे नहीं लगता है कि आंकड़े सही हैं। क्यों कि आपको पता होगा कि जो मृत्यु का सच था, मृत्यु का सच होता है। इस मृत्यु के सच को इस तरह से छिपाया है सरकार ने कि आप समझ में नहीं आता कि 700, जहाँ पे पंचायत चुनाव की बात कर लेंगे, जितने भी सारे शिक्षक थे, 700 शिक्षकों की मृत्यु को आप 3 में बताना, श्मशान घाट में जलती हुई चिताओं को छिपाना और सबको गंगा में तैरती हुई सबको बहा देना, तैरता है, और सब भी एक प्रश्न पूछता है। इस प्रश्न को ये सरकार लाजवाब देने की। रही बात अनलॉक होने की, 71 जनपद तो आपने अनलॉक कर दिए हैं, लेकिन आपकी कोई नीति इसमें है नहीं। ठीक है, आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटी भी होना चाहिए, आर्थिक गतिविधि भी होनी चाहिए, क्यों ये रोजी रोटी का प्रश्न है। सब पिछले साल भर से लेकर के अब तक सरकार ने इस पर ध्यान तो दिया नहीं है। तो अनलॉक की गतिविधि जो होनी चाहिए, दोनों में एक सामंजस्य होना चाहिए। अभी लोग डरे हुए हैं, लोगों को पता नहीं है कि क्या होगा। आपने अनलॉक तो कर दिया, लेकिन कोई शाश्वत नीति इसमें बनाई नहीं, कोई सार्थक नीति इसमें बनाई नहीं है। तो हमें नहीं लगता है कि इसमें जनता को कोई अच्छी बात है, जनता को कुछ सुख पहुंचने जा रहा है। जनता अभी भी दुखी है। आप मान करके चलिए कि भूखी जनता, आज के डेट में आपने घरों में जाकर के किसी का आंसू नहीं पूछे, किसी का दर्द नहीं देखा कि क्या हाल हो रहा है जनता का। और आपने कभी अनलॉक किया, कभी लॉक किया, कभी क्या किया, कौन से आंकड़ा है, हमें तो ये समझ में नहीं आ रहा। इसलिए मुझे नहीं लगता कि सरकार की नीति किसी भी तरीके से हम ये कह सकते हैं कि सरकार ने निर्णय लिया है। ठीक है संजय सिंह जी, अभी आपने बोला कि सरकार ने जनता का दुख नहीं समझा। पिछले कई दिनों से आपने भी देखा होगा, सूबे के जो मुखिया हैं, सीएम योगी आदित्यनाथ, वो खुद हर जिले में गए और वहां का जायजा लिया, अस्पतालों में जाके तीमारदारों से बात की। और आप कहते हैं कि सरकार ने दुख नहीं, पहुंचे नहीं सरकार। सत्यम जी,
ये किसी के दुख किसी के आंसू पोंछने के लिए योगी जी घर घर नहीं जा रहे हैं, योगी जी जनपदों में नहीं जा रहे हैं। ये बीजेपी की आंतरिक सत्ता संघर्ष है, आंतरिक राजनीति है, जिसका परिणाम, जिसका फलस्वरूप ये जो जा रहे हैं अपने आप को दिखाने के लिए कि हम भी कार्यवाही कर रहे हैं, हम भी कुछ घूम रहे हैं, हम भी जनता का दूध बांट रहे हैं। ये दिखाने के, हाथी के दांत दिखाने के कुछ होते हैं, खाने के कुछ होते हैं। ये दिखाने वाले दांत है जो योगी जी कर रहे हैं। ठीक है, इसका जवाब देंगे अजय सैनी बैठे हमारे साथ, बीजेपी प्रवक्ता हैं। सर क्या कहेंगे आप? देखिए, सबसे पहले बताना चाहूंगा प्रबंध नहीं है कोरोना के लिए, तो ये क्वेश्चन उठा रहे हैं। तो आप लोग कहाँ हैं और आप लोग क्या कर रहे हैं? आप लोगों ने अब तक क्या किया? सरकार को जो कार्य कर रही है सरकार कर रही है। जी जी। तो सरकार को जो कार्य कर रहे हैं सरकार कर रही है। अनलॉक जो किया जा रहा है वो किस जगह पे किया जा रहा है? जहां केसेस कम है, जहां भी जिस भी जनपद में 600 से कम केसेस है उनको अनलॉक किया गया है। और जो यूपी के 4 जिले जहां इससे ज्यादा केसेस है उनको अनलॉक नहीं किया गया है। वो मेरठ है, तो उन जगह को अनलॉक नहीं किया गया। अच्छी तरह सुनिश्चित कर चुकी है कि कहाँ क्या अनलॉक करना है, क्या अनलॉक करना है। तो राज्य सरकार को अच्छी तरह अपनी जिम्मेदारी का पता है और अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह करे। तो ये ना बताएं कि सरकार को क्या करना चाहिए, सरकार बेबंद होगी। ठीक है, कुमार श्रीकांत जी वरिष्ठ पत्रकार, सर आपके पास आना चाहेंगे। आपने दोनों लोगों के जवाब सुने कि बीजेपी के प्रवक्ता का क्या कुछ कहना है, क्या आप कहेंगे सर? देखिए, मुझे लगता है कि जो गवर्नमेंट है वो ऑस्ट्रिच की तरह बिहेव कर रही है, रेत में सर धंसाए बैठी हुई है। क्योंकि आप स्टार्टिंग से देखिएगा तो 2 साल हो गए कोविड को फेस करते हुए। 2 साल में एक कोरोना को लेकर राष्ट्रीय हेल्थ इमरजेंसी घोषित नहीं की गई। खासतौर से सेंट्रल गवर्नमेंट हो या तमाम राज्य सरकारें हों या फिर वो छत्रक सरकारें हों, उन्होंने कोरोना को एक तरीके से, मुझे लगता है कि ये धनोपार्जन का या फिर आप कह सकते हैं कि स्टेक होल्डिंग का एक उपाय समझ लिया है। मुझे लगता है कि राष्ट्रीय नीति नहीं होना, और दूसरी चीज़ ये है कि जब ऐसी कोई आपदा आती है जो वर्ल्ड वाइड हो, उसको आपको पता है कि आप उसको नेशनल इमरजेंसी जब घोषित करते हैं और ख़ास तौर से महामारी के दौरान एक नीति बनाते हैं और नीति के साथ नीयत भी तैयार करते हैं। सबसे बड़ा सवाल इसमें ये भी निकल के आता है कि आपने देखा कि आपने देश को कभी नरेंद्र मोदी जो है वो लॉकडाउन कर देते हैं, कभी अलग अलग राज्य सरकारें अपने हिसाब से राज्यों को या फिर आप कह सकते हैं कि अलग अलग विधानसभा या उसको लॉक कर देते हैं, अनलॉक कर देते हैं। कभी शराब बांटते हैं, कभी खाना बांटते हैं, कभी सारी चीजें करते हैं। इससे पता क्या चलता है कि आप चीजों को देख कर एट ए टाइम डिसीजन ले रहे हैं। मतलब आपके पास कुछ ब्रेन नहीं है, आपकी जो पूरी मशीनरी है, जो आप कह सकते हैं कि पूरा का पूरा राज्य का अमला जो है वो कहीं ना कहीं नाकाफी है या उन चीजों को वो सीरियस एटीट्यूड में डील नहीं कर रहे हैं। और खास बात यह है कि ये सरकारों की छवि भी डाउन करता है। और अगर स्टेटमेंट की आपकी छवि एक बड़े राजनेता की छवि है नरेंद्र मोदी को, तो मुझे लगता है इससे उनको भी डेंट लगता है, उसको भी धक्का लगता है। हमने 1 साल में क्या सीखा, ये राज्य सरकारों ने 1 साल में क्या सीखा, ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक तरह से क्या सीखा? आपने देखा कि देश में जब ये महामारी सेकेंड वेव जिसे कहते हैं तथाकथित, जब ये आई तो आपने देखा कि ऑक्सीजन की क्या क्या दिक्कतें हुई। हॉस्पिटल्स में मरीज को लेना बंद कर दिया था, दवाइयां बिल्कुल खत्म हो गई थी, हर एक प्रकार की प्रॉब्लम्स हमने फेस की। हमने देखा, हमने सड़कों पर लोगों को मरते हुए देखा, अस्थियों को, शवों को जलते हुए देखा और लावारिस लाशों को भी देखा। इसका यही क्लियर फंडा है कि हमने कोई नीति नहीं बनाई। और जब नीति आप नहीं बनाते तो आपकी नीयत नहीं होती है, और जब आप नीयत नहीं होती तो आपकी सीरत उस तरीके से बदल कर नहीं आती। इसलिए हमने राज्य सरकारों को हारते हुए भी देखा और हमने इलेक्शन भी देखा, सारी चीजें हमने देखी। मुझे लगता है कि अभी भी देश में राज्य सरकारें हो या सेंट्रल गवर्नमेंट, उसको एक नियत और स्ट्रेटेजी प्लान करनी चाहिए, क्योंकि तीसरी वेव जो है वो बहुत जल्द आपके मुहाने पर आकर खड़ी है, वो आपको बहुत जल्दी नॉक करने वाली है। बिल्कुल बिल्कुल। अजय सैनी जी, आपने सुना अभी श्रीकांत जी को। सर ये बताइए, आप तीसरी वेव आने वाली है, ये बताया जा रहा है वैज्ञानिकों की तरफ से कि तीसरी वेव आने वाली है, उसके लिए क्या कुछ तैयारियां की गई आपकी तरफ से?
देखिए तीसरी जो वेव आने वाली है उसके लिए सरकार सजग है और क्या करनी है सरकार को करनी, जैसे कि वैक्सीनेशन लेवल जा रहा है, वैक्सीनेशन पहले 45 प्लस था, अब 44 to 18 हो रहा है, तो इसको जितने भी लोग भी सजग हो रहे हैं, पहले लोग आगे बढ़ के नहीं आ रहे थे, वैक्सीनेशन नहीं करवा रहे थे, लेकिन अब लोग समझदार हो गए हैं और वैक्सीनेशन करवा रहे हैं, इसलिए लोग अब एकदम ज्यादा तादाद में आए, तो थोड़ी कहीं जगह किसी न किसी जगह वैक्सीनेशन की थोड़ी सी कमी जरूर आई है कर रही है, और ये तो वैक्सीनेशन की कोई कमी नहीं होगी, अभी वो हो गए वो भी इंडिया में आ जाएंगी, तो वैक्सीनेशन की कहीं कोई कमी नहीं होगी, लोग पूरी वैक्सीनेशन लेंगे और तो तीसरी लहर के लिए। लेकिन अजय जी वैक्सीन की तो अभी भी किल्लत बरकरार है। मैंने कुछ और कंपनियों ने वैक्सीन आ रही है, जैसी वो वैक्सीन जब पहुंच जाएगी तो ये जो किल्लत आ रही है ना वो दूर हो जाएगी। सर कब दूर हो जाएगी ये किल्लत? इससे पहले ऑक्सीजन की किल्लत थी, इससे पहले कई चीजों की किल्लत थी। चलिए ठीक है जैनेन्द्र जी, सुभाषपा से सर, आपको क्या लगता है कितना कारगर होगी बीजेपी इस लड़ाई में? जिस तरीके से कोरोना के केसेस तो कम हुए हैं और अनलॉक भी कर दिया गया, यूपी के कई जिलों को 71 जिलों को अनलॉक कर दिया गया है, अभी 4 जिले बाकी हैं, और क्या कुछ करना चाहिए? और तीसरी लहर भी आने वाली है। सत्यम जी, मैं इस बारे में यही कहूँगा कि भाजपा सरकार के पास केंद्र में भी कोई नीति नहीं है, कोई योजना नहीं है और राज्य में भी नहीं है। उसका कारण ये है कि जब कोरोना से हम पिछले 1.5 साल से लड़ रहे हैं, तो केंद्र का ये दायित्व बनता था, जैसा कि हाई कोर्ट भी और सुप्रीम कोर्ट भी और कई राज्यों की हाई कोर्ट भी सरकार को फटकार लगा चुकी हैं। उनका कहना है कि भाई जो पैंडेमिक की बात, महामारी की बात चल रही है, तो आप राज्यों के ऊपर कोई भी फैसला, चाहे वो वैक्सीन का हो, चाहे वो लॉक अनलॉक का हो, कैसे छोड़ सकते हैं। ये पूरा जो लॉक अनलॉक का खेल है, ये राज्य को ना करके ये केंद्र को अपने हाथ में लेना चाहिए था। वो केंद्र अपने पल्ला झाड़ लिया था, क्योंकि पिछले साल जब लॉकडाउन लगाया था तो कई पत्रकारों ने जब सर्वे किया और अलग अलग डिपार्टमेंट में जाके खोजबीन की, तो उनको ये पता चला कि ये तो केवल कुछ 2-4 लोगों का कमरे में बंद करके एक डिसीजन था, क्योंकि कोई भी डिपार्टमेंट जो सरकार के, केंद्र सरकार के डिपार्टमेंट है, उनकी बिना जानकारी के ये लॉकडाउन लगा दिया गया, जिसकी वजह से हमने ये देखा कि बहुत से हजारों लोग शायद मारे गए, लगभग 900 के आसपास का आंकड़ा है प्रवासी मजदूरों का मारे गए थे। लेकिन सरकार ने सितंबर अक्टूबर में लोकसभा में कह दिया कि हमें नहीं पता कितने लोग प्रवासी मजदूर मारे गए उस लॉकडाउन के समय में। आज की डेट में भी सरकार के पास, जैसे यूपी में, चलिए मैं इसका स्वागत करता हूं, क्योंकि बहुत सारे लोग हमारे यूपी में दिहाड़ी मजदूर हैं जो सुबह कमाते हैं और शाम को उनके घर का चूल्हा जलता है, लेकिन इसके बगैर अभी भी कोई नीति या योजना नहीं है, क्योंकि सरकार ने ये कहा कि 600 मतलब जो जिन डिस्ट्रिक्ट में हैं केवल उन्हीं को अनलॉक किया जा रहा है। मैं ये पूछना चाहता हूं सरकार से कि उन्होंने ये क्यों नहीं बताया कि आज मान लीजिए गाजियाबाद में या जैसे किसी और जिले में 600 से ऊपर 700 एक ही दिन में अचानक से पहुंच जाते हैं, क्योंकि ओपन कर दिया है आपने। तो आपकी योजना क्या है उस जिले में? क्या वो डीएम रोज के रोज अपना वेरीफाई करेगा कि आज मेरे में 602 केस आए तो कल बंद नहीं करूंगा, रात तक मेरे 12 बजे तक 700 केस आ गए तो बंद कर दूंगा, या आज 599 हैं, रात को 12 बजे 600 केस आ रहे हैं तो मैं बंद करूं ना करूं? कोई योजना नहीं है सरकार के पास। सरकार ने बस देखा कि अब थोड़ी सी छवि खराब हो रही है तो मैं घूम रहा हूँ, घूम के चारों तरफ चुनाव प्रचार चल रहा है, मेरा अगले साल की तैयारी चल रही है, तो मैं घूमना शुरू करता हूँ और अनलॉक करना शुरू करता हूँ। क्या चुनावों की वजह से ये अनलॉक किया जा रहा है अभी से? क्योंकि तीसरी लहर जो आने वाली है, आपने अभी भी नहीं बताया है कि उसके लिए आपके पास क्या खाता है, चाहे वो राज्य सरकारें हों चाहे वो केंद्र सरकार हो। वैक्सीन की कमी इतनी है, 34.6 करोड़ वैक्सीन का ऑर्डर सरकार ने अप्रैल तक दिया था, उसके बाद से 20 लाख स्पुतनिक आई, उसके बाद कोई नहीं आई, और जो वैक्सीन आ भी रही हैं तो मैं अभी आपको मोबाइल में खोल के दिखा सकता हूं, आप जिस जिले का कहेंगे किसी भी जिले में वैक्सीन फ्री वाली नहीं लग रही है, जबकि सरकार का दायित्व था कि अगर 1000 रुपए वाली वैक्सीन, 1000 रुपए में वैक्सीन लग रही है मैक्स में या बाकी हॉस्पिटल में,
तो सरकार के पास उन वैक्सीन की कमी क्यों है, मैं ये जानना चाहता हूं। ठीक है, लेकिन सर आपने जो बात कही है यहाँ पर कि सरकार चुनाव की तैयारी में लगी हुई है, तो चुनाव की तैयारी में तो आप भी लगे, और वैक्सीन की जो बात आपने की है कि फ्री में वैक्सीन नहीं लग रही है, तो ये तो फ्री में भी लग रही, जिस तरीके से कई जगह फ्री में लगा जा रही सरकार। सर मैं इसमें एक बात जोड़ दूं कि जो फ्री वाली हैं वो खत्म हो चुकी हैं सभी सेंटर्स पे। आप गाजियाबाद का ही अभी खोल लीजिए, मैंने आज सुबह ही चेक किया है, 18 से 44, 45 से 60 या ऊपर वाले, और दोनों फ्री और पेड। केवल आपको पेड वाली दिखाई देंगी मोबाइल के अंदर कोविन ऐप के ऊपर। कोविन मैं और आप जैसे लोग यूज कर सकते हैं, उसे कोई गांव वाला नहीं यूज कर सकता है, ना रजिस्ट्रेशन कर सकता है। सरकार के पास उसके लिए भी योजना नहीं है कोई। क्लियर कर दूं एक चीज, क्लियर कर दूं। अब इनको जरा इनसे ये पूछ लीजिए कि भारत में अभी वैक्सीनेशन का आंकड़ा क्या है। मुझे लगता है सही बात करनी चाहिए। जो सरकार के विरोध की बात है वो मैंने की, जो जहाँ सरकार गड़बड़ाई, लेकिन जहाँ सरकार कुछ बेहतरी कर रही है, वो राज्य सरकारें हो, वो किसी भी स्टेट की सरकार हो, जहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट हो, मुझे लगता है कि जितेंद्र जी, मुझे लगता है उस पर थोड़ी बेहतर राजनीति करनी चाहिए, क्योंकि ये अंतर्राष्ट्रीय बीमारी है और ये बहुत बड़ी पेंडेमिक, आप समझते हैं ना, इसमें जान जा रही है लोगों की मौतें हो रही हैं, और आप इस पे राजनीति कर रहे हैं। आप देख रहे हैं कि देश में 25 करोड़ से ज्यादा डोजेस हो चुकी हैं, चीजें आ रही हैं। कितनी आप अपनी आबादी पे कितना प्रतिशत लगा रहे हैं? आप बताइए कितना डोज मेरे पास वो भी आंकड़ा है, जब राज्य सरकारें कितने डोजेस बर्बाद कर रही हैं। आपने देखा कांग्रेस की राज्य सरकारें थी, छत्तीसगढ़ की, झारखंड की आपने देखा, आपने पंजाब की सरकार को देखा, आपने महाराष्ट्र सरकार को देखा, 5वां नंबर उस पे मध्य प्रदेश का भी था कि उसने कितने लाखों डोजेस बर्बाद की। मुझे लगता है कि हर एक चीज, नहीं श्रीकांत जी, आप एक पत्रकार की नजर से बोल रहे हैं, मैं आपको करेक्ट कर दूं। आपने कभी देखा है कि सब्जी मंडी तक जब सब्जी पहुंचती है गांव से लेके सब्जी मंडी तक, तो उस सब्जी में खराब होती है। ऐसे ही वैक्सीन है, वैक्सीन को जब ट्रांसपोर्ट किया जाता है वो एक वायल के अंदर आती हैं। हाँ। तो कोई एक वायल अगर खराब हो गया, उसके अंदर 10 वैक्सीन होती हैं, वो पूरा का पूरा वैक्सीन ही 10 एक बार में खराब हो जाती हैं, और यही कारण रहता है। लेकिन आप ये क्यों नहीं पूछते हैं कि उत्तर प्रदेश में या जहां भाजपा की सरकारें हैं वहां पर ये आंकड़ा क्यों नहीं दिया जा रहा है? क्योंकि वो लोग बता ही नहीं रहे हैं, वो लोग आंकड़े को छुपा रहे हैं। नरेंद्र जी और साजन जी विरोध पक्ष में है। नहीं बताइए पंजाब में गड्ढा खोद के कितने लाखों वैक्सीन को इस्तेमाल करके, नहीं वैक्सीन खराब सिर्फ विपक्षी सरकारों में वैक्सीन खराब होती है क्या? दिया गया। पंजाब में 400 की वैक्सीन जो सरकार से खरीदी गई, उसे 1060 रुपए में प्राइवेट हॉस्पिटल्स को बेचा गया। 1050 में 60 में वो खरीदने के बाद उसका हम भी विरोध करते हैं, हम समर्थन नहीं कर रहे उसका, हम समर्थन नहीं कर रहे हैं। पंजाब में हो या मध्य प्रदेश में हो, हम कांग्रेस सरकार का समर्थन नहीं कर रहे हैं। नहीं, हम कांग्रेस सरकार का समर्थन पंजाब में नहीं कर रहे हैं। पंजाब में अपने आप को बिल्कुल खत्म समझते हैं। जी नहीं, हमने पंजाब में कांग्रेस सरकार का समर्थन नहीं किया है। हमारी बहन जी ने ट्वीट करके कहा है कि पंजाब की सरकार गलत कर रही है, पंजाब की सरकार जो फ्री में दिए हुए वैक्सीन है लोगों का उसको बेच रही है, पंजाब की सरकार गलत कर रही है। लेकिन मुझे सरकार भाई ये समझ में नहीं आ रहा है कि जब भी वैक्सीन वायरस खराब होने की बात हो रही है तो विपक्षी सरकारों में क्या होती है? वैक्सीन महाराष्ट्र की सरकार खराब कर रही है, वैक्सीन छत्तीसगढ़ की सरकार खराब कर रही है, वैक्सीन झारखंड की सरकार कर रही है, अपने मध्य प्रदेश का नाम नहीं लिया, अपने गुजरात का नाम लिया, भारतीय जनता पार्टी शासित किसी भी प्रदेश का आपने नाम नहीं लिया। तो राजनीति इसी में दिखती है कि आप देखिए, ऐसा विपक्षी पार्टी होते जो पेंडेमिक है उसमें राजनीति नहीं करना चाहते, लेकिन केंद्र की जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है हमें मजबूर करती है कि आप राजनीति करिए। हमने शुरू से हमारा स्टैंड रहा है कि इसमें पेंडेमिक में राजनीति नहीं करनी चाहिए। क्यों? कि मानवीय मूल्यों पर, मानव के जीवन के ऊपर में राजनीति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मानव का जो जीवन है, मनुष्य का जो जीवन है वो सर्वोपरि है, इसमें कोई राजनीति नहीं। लेकिन हमें इसके लिए कंपेल किया जाता है, हमें बाधित किया जाता है कि आप राजनीति कीजिए। क्योंकि आप देखिए कि प्रदेश में क्या हो रहा है, लखनऊ राजनीति का अखाड़ा बना हुआ है आज के डेट में, जहां होना चाहिए कि पेंडेमिक के ऊपर में एक कार्यकर नीति होनी चाहिए, वो नीति नहीं बन रही है। ये चुनाव की तैयारी हो रही है। लगातार 60 दिन एक राज्य में 55,000 से ज्यादा कोरोना के केसेस आ रहे थे। साजन भाई आपने ट्वीट किया, मायावती जी ने ट्वीट किया? नहीं, बिल्कुल किया, नहीं बिल्कुल किया नहीं। हमने कांग्रेस का विरोध किया है, हमने नहीं किया है। नहीं, आप पंजाब में हमारे बहन जी ने 2 दिन पहले का ट्वीट देख लीजिए। नहीं, 2 दिन पहले का ट्वीट देखिए। हम नहीं, ऐसी बात नहीं है। हमने भारतीय जनता पार्टी सरकार के साथ साथ कांग्रेस के सरकारों को भी खिंचाई की है कि आपने क्यों बेचा है। वो गलत है। मैं आपको बता देता हूं कि महाराष्ट्र सबसे बड़ा औद्योगिक राज्य है, वहां पे फिल्म नगरी है, इस वजह से वहां पे यहाँ से जाने वाले या चारों तरफ से जाने वाले आ जा रहे थे, इस वजह से वहां
सबसे ज्यादा आंकड़ा था। दूसरी चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो कुंभ मेला हुआ था उसके अंदर जो हाई कोर्ट है उसने ऑर्डर दिया था कि आप डेली 50,000 करके देंगे टेस्टिंग, लेकिन वहां पे 20,000 टेस्टिंग हो रही थी। 1 तारीख को अगर वहां 4,500 टेस्ट नहीं, अभी हिंदू धर्म के खिलाफ नहीं, हिंदू धर्म साधु संत गंगा के खिलाफ है, ये कुंभ के खिलाफ है। आप सोच लीजिए, लगातार हार नहीं, पे आप हाशिए पे है। आप पत्रकार होकर के भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बन रहे हैं। आप पत्रकार होकर भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ता है आप पत्रकार हैं या भाजपा के प्रवक्ता हैं? यहाँ पर मैं 2 बातें क्लियर कर दूं कि जान सबसे बड़ी चीज होती है। जब आप जिंदा रहेंगे तभी आप पूजा पाठ कर पाएंगे। आप बिना जिंदा रहे पूजा पाठ नहीं कर पाएंगे। मैं यहाँ हिंदू धर्म का अपमान नहीं कर रहा हूँ, मैं आज भी कह रहा हूँ इसमें धर्म कहा गया, इसमें धर्म कहा गया। कुंभ से जो लोग जा रहे थे, सबसे ज्यादा ट्रेनें वहीं से चल रही थी महाराष्ट्र से, और वो लोग जाके वहां पे फैला रहे थे कोरोना। ईद के दिन अलग अलग देशों में, अलग अलग भारत में ईद अपने घरों में मनाई जाती है। ईद अपने घरों में मनाई जाती है। मैं यहाँ पर किसी धर्म का बात नहीं कर रहा, मैं यहाँ पर धार्मिक एंगल, आप एक पत्रकार होने के नाते ढूंढ रहे हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि ये धार्मिक एंगल नहीं है। ईद दिवाली अपने घरों में मनाई जाती है, और प्रधानमंत्री जी ने दिवाली के लिए भी कहा, उसका हमने स्वागत किया था पिछली साल। ईद के लिए बोला, उसका भी स्वागत किया था। लेकिन जो कुंभ की परिस्थिति है वो जाके वहां पिलग्रिमेज होना होता है, इस वजह से मैं उसका विरोध करता हूँ। ठीक है सर, अजय जी से सवाल ले ले, वो खुद इसका जवाब दे देंगे। अजय जी, कुंभ को लेकर जी के पास जाइएगा। हाँ। मैं एक आंकड़े में जरूर आप लोग को बता रहा हूँ, क्योंकि मैं खुद रिसर्च करके बता रहा हूँ आपको। क्योंकि देखिए, आप किसी को क्लीन चिट नहीं दे सकते, ना भाजपा को, ना बसपा को, ना सुहेलदेव पार्टी को। राजनीतिक पार्टी इस टाइम जनता के घोर गुनहगार है। मैं आपको एक आंकड़ा दे रहा हूँ जो भी जैनेंद्र जी ने कहा है। जो कोरोना का वैक्सीनेशन है उसकी पावर वैज्ञानिक ने कह दिया कि इतने दिनों तक ये खराब नहीं हो सकता। उन्होंने जो कहा, जो सब्जी से तुलना किया, सब्जी से तुलना मत करिए। देखिए, राजनीति करने के लिए हमारे देश में बहुत सारे मुद्दे हैं। मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि मोदी जी गलत काम नहीं कर रहे। मोदी जी गलत काम कर रहे हैं, क्योंकि मोदी जी को सारा अपने कंट्रोल में ले लेना चाहिए, जैसे हर चीज के लिए लेता है डायरेक्ट। मतलब अगर मान लीजिए कुछ भी कहता है, कांग्रेस सरकार पर हमला करते हुए बीजेपी के तमाम नेता, प्रधानमंत्री अपने हर भाषण में कहते हैं कि मैंने सीधा सुनिश्चित किया कि जनता को डायरेक्ट जाए। जब ये कोरोना हुआ और कोरोना का वैक्सीन तैयार हो गया, तो प्रधानमंत्री को साफ कह देना चाहिए फेडरल सिस्टम में सब मुख्यमंत्री को बुलाकर कि देखो भाई, मैं देश के जनता के प्रति चिंतित हूँ और मैं डायरेक्ट देश की जनता की सेवा करना चाहता हूँ। उसका इंजेक्शन लगाकर उनको मॉनिटरिंग खुद उनके हाथ में करना चाहिए। देखिए, कौन विरोध है, कौन सपोर्ट में है, ये अलग बात है। जो सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी से, क्या उनके लोग नहीं मरे? क्या भाजपा के लोग नहीं मरे? मेरे कल एक मित्र, बीजेपी के मित्र है, बहुत बड़े नेता है, और उनका पेपर में भी आया। मुझे बहुत दुख हुआ। मैं बता रहा हूँ, उनके घर के 6 सदस्य कोरोना में मर गए। कल कांग्रेस के मित्र रात के 11 बजे मुझे फोन किया, रिकॉर्ड आप उसका देखेंगे, रिकॉर्ड जो कॉल हमारे पास है। उन्होंने क्या बोला कि मेरे 2 खुद के उनके घर में देहांत हो गए कोरोना में, जबकि उसके पास पैसों की कमी नहीं है, उनके पास अपार पैसा है, करोड़पति है, लेकिन कोरोना से उनके बेटे ने जंग हार गया, उनके परिवार के बच्चों ने जंग हार गया, बेटी ने जंग हार गया, दामाद ने जंग हार गया। मैं एक बात कहना चाहता हूं, क्या इस बात को लेकर थोड़े हम उनको क्लीन चिट दे देंगे मोदी जी को? लेकिन विपक्ष को भी राजनीति नहीं करना चाहिए, विपक्ष को केनिया से सीखना चाहिए। नहीं, आप गलत कह रहे हैं। विपक्ष किया जा रहा है, आप सीख रहा है। विपक्ष एक चीज बताना चाह रहा है आपको कि आप कैसे भी इस चीज को ठीक करिए। मैं केवल, या मेरी पार्टी वो नेगेटिव पॉइंट बता रही है सरकार को कि आपको क्या करना चाहिए, अगर आप समझ नहीं पा रहे हैं। इकट्ठा कर, तो मेरी बात सुन तो लीजिए। एक भी विपक्ष का नेता का अकाउंट से अगर 1 रुपया भी निकला हो कोरोना के जनता के लिए मदद उनके क्षेत्र में, मैं भाजपा के विधायक के क्षेत्र की बात कर रहा हूँ सर। मेरे चारों विधायकों के क्षेत्र में जाके देखिए, उन्होंने कितनी मदद की है। 1 रुपया की मदद नहीं किया। मेरे चारों विधायक मेरी पार्टी के, मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश जी ने खूब मदद की है। कितनी मदद की? 1,10,000। कहाँ से आंकड़े ला रहे हैं, कहाँ से आंकड़े ला रहे हैं आप, कहाँ से आंकड़े ला रहे हैं आप, क्या कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं आप? जैनेंद्र जी ये बताइए आप मुझे, कितनी मदद की आपकी पार्टी ने और कहाँ गए आप लोग? किन लोगों के आंसू पोंछे? किस जगह दौरे पे गए आपके पार्टी के? मैं बता देता हूँ। हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं वो पूर्वांचल के कई जिलों में गए थे, और जब ये प्रधानी के चुनाव हुए थे, ग्राम पंचायत के चुनाव चल रहे थे,
उन्होंने उस समय भी पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को आदेश दिया था, उसके हिसाब से हर जिले में जहां भी पार्टी के पदाधिकारी अपनी तरफ से जो भी कर पा रहे थे उन्होंने खाने के लंगर लगाए। चाहे इसका मेरठ का आया है, गाजियाबाद का अखबार में आया हुआ है, ठीक है, आप खुद जाके चेक कर सकते हैं। कई जगह पे उन्होंने खाने के लंगर लगाए। एक समाचार चैनल में मुझसे यही पूछा गया कि आपने दवाइयां कितनी बांटी, ऑक्सीजन कितनी बांटी। मैंने उनको साफ बताया कि अगर मेरी पार्टी दवाइयां या इनको अपने घर में लेके आती और ये बोलती कि अगले दिन हम इनको बांटेंगे, रात को ही हमारे नेताओं को अंदर कर देते ये। ठीक है, बीजेपी से हम सवाल ले लेते हैं, जवाब ले लेते हैं। अजय जी जवाब दीजिए, लगाया जा रहा है आप पर आरोप है कि आप अंदर कर देते हैं भाई। अजय जी आवाज पहुंच रही है आप तक? सर मैं वैसे ही बता देता हूं, अगर आपको याद होगा कोई बच्चा ट्विटर के ऊपर एक अपील कर रहा था कि मुझे ऑक्सीजन चाहिए, उसके ऊपर आपने राजद्रोह का मुकदमा ठोक दिया। रखने वालों की तो बात ही छोड़ दीजिए। फेक न्यूज पढ़ते हैं क्या? फेक न्यूज नहीं है, फेक बताते हैं। ये फेक न्यूज नहीं है, ये ट्विटर पे जिस बच्चे ने ये डाला था मुझे ऑक्सीजन की जरूरत है, उस बच्चे के ऊपर राजद्रोह का केस किया था कि नहीं किया था, आप मुझे बताइए। बैठ गए थे उस पे राजद्रोह का केस करने के लिए। ये उत्तर प्रदेश की घटना है, ये योगी जी की सरकार की मैं बात बता रहा हूँ आपको। अच्छा, अगर एक मिनट, पेंडेमिक को लेकर पिछले साल के पेंडेमिक को जितने भी केसेस बने थे वो सरकार ने उसको माइनस कर दिया, उस पर तो आप एक शब्द नहीं बोलते। प्रॉब्लम क्या है ना कि एक हाथ से जब आदमी देखता है, गलत एक हाथ से देखता है तो आधा ही दिखता है उसे। और जब आप पिकर एंड चूजर्स हो जाते हैं, ऑरेंजेस और एप्पल्स में जब आपको फर्क नहीं पता चल जाता, आपने एक ही बार ये इसका खुलासा। ऑस्ट्रिच तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, चाहे केंद्रीय सरकार हो चाहे प्रदेश की सरकार हो, ऑस्ट्रिच तो सरकार है। गंगा में वो वहां के जिलों की प्रथा है, लेकिन जिलों की प्रथा पहले चल रही थी, आज भी चल रही है। कहीं पे 150 साल से, कहीं पे 80 साल से, मैं मानता हूँ, लेकिन 600 700 लाशें एक ही दिन गंगा में तैर रही हैं, तो इतनी मौतें हो रही हैं, वो जाहिर सी बात है कोरोना के ऊपर हो रही है, प्रथा की वजह से इतनी लाशें नहीं बाई जा रही। आप चाह करके भी डिफेंड नहीं कर सकते भारत की सरकार को, ना ही प्रदेश की सरकार को। बीजेपी के प्रवक्ता हैं, वो हमारे साथ जुड़े हुए। अजय जी आप जवाब दीजिए। अजय सैनी हमारे साथ जुड़े हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। उन्होंने कहा कि हमारे यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ जी ये सिर्फ लोगों से अस्पताल में राजनीति कर रहे हैं। अगर ये राजनीति कर रहे हैं तो और राजनीति में कहां कर रहे हैं, वो कितने लोगों। चलिए ठीक है, हमारे पास तक अजय जी की आवाज साफ नहीं आ पा रही है, लेकिन धनोज जी क्या आपको अभी भी लगता है कि यहाँ पर राजनीति हो रही है? एक तरफ सरकार यहाँ पर काम कर रही है, जिस तरीके से 4 लाख से अधिक देश में केस जा रहे थे कोरोना संक्रमण के, लेकिन आज 1 लाख हो गए हैं। धीरे धीरे जो संख्या है वो कम होती नजर आ रही है। साथ ही जिस तरीके से विपक्ष से सवाल उठा रहा था लॉकडाउन को लेकर, अब अनलॉक भी कर दिया गया। पहले लॉकडाउन को लेकर सवाल उठा रहा था कि लॉकडाउन क्यों नहीं किया जा रहा, तो लॉकडाउन सरकार ने किया और अब अनलॉक भी कर दिया। क्या राजनीति हो रही अभी भी है? आप जानते हैं कि जो भी विपक्षी पार्टी हो या राजनीतिक पार्टी, मैंने कहा ना, देखिए मैं पहले कह दिया कि भाजपा को भी आप क्लीन चिट नहीं दे सकते, लेकिन विपक्ष पार्टी को जिस तरह से विपक्ष ने तांडव किया है वो शोभा नहीं देता है। जैसे भी हमारे भाई कह रहे थे लाशों की, देखिए सबको पता हॉस्पिटल में मरने वाले लोगों का रिकॉर्ड रहता है, चाहे वो प्राइवेट हॉस्पिटल हो सरकारी हॉस्पिटल हो। क्योंकि आज हमारे देश की मैं एक सीख दे रहा हूँ कि बोलने से पहले लोग सोचता है कि क्या बोल रहे हैं। आज हर हॉस्पिटल में हर डिस्ट्रिक्ट के आसपास सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है और तमाम मान लीजिए कोई व्यक्ति मर गया मेरे परिवार का, मान लीजिए मुर्दे नहीं बोलते हैं, लेकिन मेरे परिवार का लोग बोलता है, क्या देने से होता कि लाखों लाश गंगा में बह गया। आपको यकीन नहीं होगा, अभी 5,000 किलोमीटर चल के मैं आया हूँ, एक भी लाश, और लाश तो छोड़िए, लाश का रिश्तेदार नहीं मिला। और मर्चुरी से कितने लाश को कितना पैसा देके, कौन लाश जो क्षति विक्षित लाश होता है। तस्वीरें झूठ नहीं बोलती, राजनीति करिए, राजनीति करिए, मैं कहता हूं करिए राजनीति। तस्वीरें झूठ नहीं बोलती है, तस्वीरें झूठ का भी नहीं बोलती। हम झूठ बोल सकते हैं, तस्वीरें झूठ नहीं बोलती है। ये कहिए 10 आदमी मरा, ये कहिए 50 आदमी मरा, ये कहिए 120 आदमी मरा, लेकिन आप जैसे शब्द बोलते हैं लाखों, अगर लाखों लोग मर जाएंगे भाई साहब, तो लाखों लोग का जो आप देखेंगे उनका परिवार किसी में 4-5 सदस्य है, वो लोग रोड पर हो जाएंगे, और रोड पर हो जाएंगे तो आप सोच लीजिए कितना हो गया।
किसी का और पूरा दुख- सोशल मीडिया और सबको पता आजकल एडिट होता है, ठीक। एडिट होकर जैसा कि इन्होंने कहा एक बच्चे का उदाहरण दिया, अरे ट्विटर भी आपको इजाजत नहीं देता फालतू राजनीति करने का। ठीक। आपने भी देखा होगा डोनाल्ड ट्रंप दुख की बात यही है, दुख की बात यही है कि इस पेंडेमिक में भी राजनीति हो रही है और राजनीति का चश्मा हमारे पर लगाया जाता है। आप छोटे से बच्चे की बात नहीं, करते हैं। मैं कह रहा हूं जितने सारा दायित्व विपक्ष का है, विपक्ष तांडव कर रहा है। अजीब सी बात कर रहे हैं आप, विपक्ष तांडव कर रहा है ये। सरकार ने अचीव किया। नहीं, विपक्ष तांडव कर रहा है क्या ये विपक्ष का काम है। तो आप बोल दीजिए कि सरकार से काम नहीं हो पा रहा है, आप बोलिए, आप मानिए कि सरकार से काम नहीं हो पा रहा है। आप नहीं, जब फ्री अनाज देना, फ्री जो मान लीजिए नहीं, जब पेंडेमिक में आप नहीं कर पा रहे हैं तो सरकार का दायित्व नहीं है। जब अब कुछ केसेज अगर सही हो रहे तो सरकार सही कर रही है। कैसे ये डबल स्टैंडर्ड नहीं हो सकता, डबल स्टैंडर्ड में समय की अडॉप्ट कमी है, करें। आपके पास आना चाह रहे जी। हैं। आखिर जो सरकार अब कर रही, जिस तरीके से 4 लाख से अधिक मामले जा रहे थे, लेकिन अब मामले कम होते जा रहे हैं, आपको क्या लगता है? नहीं, मामले कम हो रहे हैं, बिल्कुल हो रहे हैं कम। हमने आपको कहा सत्यम जी, हमने राजनीति नहीं करनी है, सरकार का साथ देना, इस आपदा को अवसर में नहीं बदलना है। किसी भी विपक्ष का भी एक स्तंभ होता है, लेकिन मैं एक बात बड़ा दुख होता है कि कभी सरकार ने नीति नहीं बनाई, कभी सरकार ने हमसे पूछा नहीं कि इसमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। इतने बड़े पैमाने पर ये इंटरनेशनल पैंडेमिक है, इस पैंडेमिक में राजनीति बिल्कुल नहीं होना चाहिए। लेकिन सरकार में बार बार कर रहा हूं सत्यम भाई, ये राजनीति करने के लिए विवश करती है सरकार। जब इतनी पैंडेमिक में सारा कुछ हो रहा था तो आप सारा नहीं, आप नहीं, आपने सारा नहीं, तो आप क्या समझते हैं? नहीं, आप क्या अपेक्षा कर रहे हैं बहन जी से कि लखनऊ के सचिवालय के सामने आकर के धरना दे दें? नहीं, लखनऊ के सचिवालय के सामने आकर के धरना दे दें, है करें सरकार की, ये आप चाहते हैं क्या? ये हमने पहले का राजनीति नहीं करना चाहते, लेकिन सरकार को समझना चाहिए था, सरकार को समझना चाहिए था कि हम भी एक कंपोनेंट है, विपक्ष है लेकिन हम भी कंपोनेंट है, हमसे भी पूछना चाहिए था। क्या सीखना पड़ेगा? यही सीखना पड़ेगा। आपने लोकतांत्रिक ढंग से चुनी हुई सरकार भी तानाशाही की रवैया अपनाती है, विपक्ष को समझती नहीं, विपक्ष को खत्म करना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है, चुनाव की तैयारी कर रहे हैं अभी, आज के दिन में आप चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, आप चुनाव लड़ने वाली मशीन है। ये भारतीय जनता पार्टी चुनाव है, आप लाशों पर राजनीति करते हैं, भारतीय जनता पार्टी लाशों पर राजनीति करती है। मैं कह रहा हूं, मैं एक मिनट साजन भाई को कह रहे हैं, तस्वीरें बोलती है, तस्वीरें झूठ नहीं बोलती हैं, पर तस्वीरों का एंगल बहुत बार झूठ बोलता है। कैमरा सीखना चाहिए इनको। आप डिफेंड नहीं कर पाएंगे श्रीकांत भाई, भले ही आप भारतीय जनता, आप राजनीति के चश्मे से लाशों को देखें। लाश में भारतीय जनता पार्टी के लाश में विपक्ष क्या होता है? वो मानव का सबसे बड़ी क्षति है। उस परिवार से पूछिए जिसने अपनों को खोया, उस परिवार से पूछिए जिसने अपनों को खोया। अरे लखनऊ के किंग जॉर्ज हॉस्पिटल जो सबसे बड़ा हॉस्पिटल, वहां तक तो आप ऑक्सीजन नहीं पहुंचा सकते हैं और आप बातें करते हैं सरकार की। अरे तड़पता हुआ मरीज, ऑक्सीजन के लिए हाहाकार करती हुई जनता, ये भूलेगी नहीं, आपको जवाब देगी, ये आपको जवाब देगी। 2022 में वही की जनता दबा देगी। अगर आपको राजतिलक दिया है तो धूल भी जला सकती है। अगर आपका राजतिलक किया है ना जनता आपको धूल, ये लोकतंत्र है। हर 5 साल में आपको जवाब देना पड़ेगा, आपको जवाब देना पड़ेगा। अपने नाकामी को आप छिपा नहीं सकते हैं, आप अपने नाकामी को छिपा नहीं सकते हैं पर्दे के पीछे से। आप कितना भी चश्मा, राजनीतिक चश्मा पहन करके दिखेगा और हर बातों का गंगा लाभ आपसे सवाल पूछेगा। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और अभी के लिए बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए देख रहिए नेशन फर्स्ट। MCR से ले रहे हैं।